हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972। दोस्तों 1970 में इलेक्शन होते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग जीत जाती है और वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी जमात पीपल्स पार्टी जीत जाती है। लेकिन अब इशू आता है कि हुकूमत कौन बनाएगा, तो उस पर झगड़ा शुरू हो जाता है, सिविल वार शुरू हो जाती है और ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो जाता है और वो बन जाता है बांग्लादेश। अब वो बांग्लादेश बन जाता है तो उसके बाद फिर आपको पता है कि जो है ना, यह्या खान के ऊपर प्रेशर बिल्टअप होता है और वो क्या करता है कि 20 दिसंबर 1971 को जो इख्तियार है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले कर देता है और वो जनाब सदर भी बन जाते हैं और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बन जाते हैं। तो अब आगे क्या होता है? अब क्या होता है कि आगे चल के नेशनल असेंबली बनाई जाती है। अब नेशनल असेंबली में कौन लोग आएंगे? वही लोग आएंगे जो वेस्ट पाकिस्तान में जीते थे, जिन्होंने 1970 के इलेक्शन में जो जीता था यहाँ से ना, उन्हीं को हमने बुला के असेंबली बना ली। क्योंकि बाकी लोग तो उधर चले गए, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो जीते थे वो वहीं पे चले गए, उन्होंने अपनी असेंबली बनाई, हमने अपनी असेंबली बुला ली। अब भुट्टो ने क्या किया कि नेशनल असेंबली शॉर्ट सेशन ऑर्डर 1972 जारी किया 23 मार्च को। ठीक है, तो असेंबली बन गई। असेंबली बन गई तो उसके बाद 21 अप्रैल को इस नेशनल असेंबली ने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन इंटरिम यानी टेम्परेरी नोयत का एक आइन मंजूर किया, जिसको बोलते हैं इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972। और उसी दिन को ही भुट्टो ने जो मार्शल लॉ है उसको ख़त्म किया। कौन सा मार्शल लॉ? जो यह्या खान ने 1969 के अंदर लगाया था। और उसके बाद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दोबारा हलफ लिया सदर का, क्योंकि अब वो नए आइन के तहत उन्होंने दोबारा हलफ लिया। तो खैर, तो जब तक हमारा जो एक्चुअल में परमानेंट आइन 1973 का नहीं बन रहा था, तब तक हमने क्या किया, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1972 से काम चलाया। ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या फीचर्स थे। देखिए यार, एक बात तो यह है कि इसके अंदर जो हुकूमत का जो फॉर्म था ना, वो सदारती था। यानी सेंटर पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। प्रेसिडेंट साहब ही हेड ऑफ स्टेट थे और वही चीफ एग्जीक्यूटिव थे। प्राइम मिनिस्टर की कोई पोस्ट नहीं थी। कौन से आइन में? 1972 का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। और दूसरा, सूबों के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी सूबों में चीफ मिनिस्टर भी होगा, गवर्नर भी होगा, वो जैसे आजकल है वैसे ही। लेकिन सेंटर में सिर्फ सदर होगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। और सदर जो है ना, वो हेड ऑफ स्टेट भी होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा, यानी हेड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव भी होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रेसिडेंट है ये मुसलमान होना चाहिए, उसको जो भी आपने प्रेसिडेंट बनाना है, और 40 साल उसकी कम से कम उम्र होनी चाहिए, और उसकी वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की होती है। और ये प्रेसिडेंट 5 साल के लिए बनाया जाएगा, और ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस भी होगा। और उसके साथ एक ग्रुप होगा, एक टीम होगी जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, जो उसकी मदद क्या करेंगे। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगा? ये मिनिस्टर्स होंगे जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उन्हीं में से उनको किसी को अपना मिनिस्टर बनाएगा, काबीना बनाएगा, और वो उसकी मदद करेंगे सदर साहब की। इसके अलावा एक वाइस प्रेसिडेंट का भी ओहदा तख्लीक किया गया था। ठीक है ना, और उसकी भी वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो सदर की होनी चाहिए, और ये भी 5 साल के लिए होगा। और अगर इन केस सदर मौजूद नहीं है, या वो बीमार है, या उसकी मौत हो जाती है, तो उस सूरत में वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, वो एज ए काम करेगा जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन ये जो ओहदा है वाइस प्रेसिडेंट का, ये फिर आपको पता है जब हमने अपना परमानेंट आइन बनाए 73 का, उसमें इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि एक लेजिस्लेचर होगी, एक ही यूनिकैमरल असेंबली होगी, यानी नेशनल असेंबली। यानी 72 के आइन के तहत कोई सेनेट वगैरह नहीं होगा, सिर्फ नेशनल असेंबली होगी, यूनिकैमरल होगी। और इसके अलावा जनाब उन्होंने कहा कि फेडरल और कनकरेंट लिस्ट होंगी, यानी कुछ मामलात लिस्ट में बताई गई कि किन मामलात के ऊपर वफाकी हुकूमत कानून साजी करेगी, और किन मामलात के ऊपर दोनों वफाकी हुकूमत भी करेंगे और सूबे भी करेंगे। इसके अलावा जो सूबाई असेंबलीज थी वो भी यूनिकैमरल होंगी, वो बिल्कुल उसी तरीके से जो आज भी यूनिकैमरल है ना सूबाई असेंबलीज। हमारे यहाँ जो सूबों के अंदर जो असेंबलीज हैं दोस्तों, उसका कोई दूसरा हाउस तो नहीं है, एक ही हाउस है ना। लेकिन हमारा सेंटर में बाइकैमरल है, लेकिन 72 के आइन के अंदर सिंपल यूनिकैमरल था। अच्छा, इसके अलावा जो सूबाई हुकूमत होगी, वहाँ पे गवर्नर साहब होंगे, वो फॉर्मल हेड ऑफ प्रोविंस होंगे, लेकिन साथ में चीफ मिनिस्टर होंगे जो एग्जीक्यूटिव के मामला चलाएंगे, और साथ में उनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी उनकी काबीना होगी। और ये सारे लोग कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? सूबाई असेंबली को। बिल्कुल वही वही चीज़ जो आज भी मौजूद है। ठीक है।
इसके अलावा फेडरल स्ट्रक्चर होगी, एक फेडरल गवर्नमेंट होगी, एक प्रोविंसेस होगी, इनके बीच में पावर को डिवाइड किया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्टें होंगी, प्रोविजनल और फेडरल और कनकरेंट। एक फेडरल लिस्ट वो होगी जो ऊपर भी मैंने बताया, जिसमें सिर्फ उन चीज़ों का जिक्र होगा जिसके ऊपर सिर्फ फेडरल हुकूमत कानून बनाएगी। प्रोविंशियल वो लिस्ट होगी जिसमें सिर्फ सूबे उसके ऊपर काम करेंगे, यानी ठीक है। और कनकरेंट वो लेजिस्लेटिव लिस्ट होती है जिसमें सूबे भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं या कानून बना सकते हैं उस मामले के ऊपर, और वफाकी हुकूमत भी बनाती है। ठीक है जी। इसके अलावा जनाब इन्होंने ये किया, जो मार्शल लॉ 21 अप्रैल को तो उन्होंने उठा लिया, लेकिन फिर भी मार्शल लॉ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस या ऑर्डर जो थे ना, उनको एज अ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे इन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ज़ाहिर बात, अब मुल्क भी तो चलाना है ना, तो वो कुछ कवानीन इस तरह के थे जो ज़रूरी थे, और साथ में प्रेसिडेंट को ये इख्तियार दे दिया गया कि वो उन कवानीन को तब्दील भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, ताकि जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है उनके साथ मिला के इनको ना इस्तेमाल किया जाए। तो कहने का मतलब है कि स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के लिए कुछ मार्शल लॉ रेगुलेशंस को फिर भी बरकरार रखा गया। ठीक है। और इसके अलावा जो मार्शल लॉ के जो भी अहकामात थे 25 मार्च 1969 से लेकर जो भी अहकामात जारी किए गए, प्रोक्लेमेशन थे, रेगुलेशंस थे, ऑर्डर्स थे, उनको लीगल प्रोटेक्शन दी गई। ठीक है। और ये भी कहा गया कि जनाब जो भी एक्शन मार्शल लॉ के दौरान लिए गए आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते, यानी थोड़ी बहुत उनको सपोर्ट भी दे दी कि अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे चलें। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब इस आइन के अंदर फंडामेंटल राइट्स का भी जिक्र था, इस्लामिक प्रोविजन का भी जिक्र था। इसमें जनाब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हवाले से भी बात लिखी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, ठीक है ना, ये सारा कुछ। अच्छा, दूसरा ये कि दोस्तों ये जो ना कॉन्स्टिट्यूशन ये टेम्परेरी था, ये इसका टाइटल भी यही रखा गया था, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972। ओरिजिनल बुक मेरे पास मौजूद है इसकी, या इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे तो आपको भी मिल जाएगी। तो उसमें सिर्फ लिखा हुआ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1972। सो जब तक 73 का आइन नहीं बना तब तक हमने इसको टेम्परेरी यूज़ किया, और ये तकरीबन 1 साल चला, क्योंकि आपको पता है कि आगे चल के हमारा जो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौमी असेंबली ने 10 अप्रैल को मंजूर किया था। और दूसरा ये है कि जब ये हमने इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, तो साथ में उन्हीं दिनों 21 अप्रैल को एक कमेटी भी बनाई। कौन सी कमेटी? कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। किस काम के लिए? परमानेंट आइन के लिए। यानी एक तो टेम्परेरी आइन बना दिया और साथ में एक कमेटी बनाई जो परमानेंट आइन बनाएगी। कौन सा आइन परमानेंट? हमारा 73 वाला। और उस कमेटी के जो चेयरमैन थे उसका नाम था अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा। तो उन्होंने बहुत सारा काम किया, और आखिरकार 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान का मौजूदा आइन यानी परमानेंट आइन 1973 का असेंबली ने मंजूर किया, एंड 14 अगस्त 1973 को इसको पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। सो दोस्तों, ये था 1972 का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। इसके जो कुछ बुनियादी फीचर्स थे वो मैंने आपको आसान अल्फाजों में बताने की कोशिश की है। इसका सिर्फ मकसद ये था इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का कि जब तक 73 का आइन नहीं बनाते तब तक हमने इससे काम चलाना है। और इसकी सबसे बड़ी अहम बात यह थी कि इसमें प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सदारती निज़ाम था सेंटर पे, लेकिन सूबों के अंदर गवर्नर का भी सिस्टम था और साथ में चीफ मिनिस्टर भी थे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।